ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नहीं। से काफी सुन करके मेरा ख्याल है कि काफी लोग हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा। मुझे अपनी बात को खाली 2 शेर से शुरू करना है। एक शेर चाचा साहब के लिए होगा और एक शेर वर्तमान स्थिति पर होगा। चाचा साहब को यहाँ तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत की और मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो यहाँ आएंगे, लेकिन और फिर ये है सोचा था न बुलाव कर आएंगे फिर कभी, जो बहुत ही विषय था न बुलाव कर आएंगे फिर कभी पुष्टि रखी गई है स्थापना दिवस पर। उन्होंने मेरी आवाज को सुना, मेरी नहीं, मैं सोचता हूँ कि मेरा की आवाज को सुना और आएंगे फिर कभी आवाज लेकिन पहले वाला ठीक नहीं है, ऐसा नहीं लेकिन मुझे ये लग रहा था कि वो तलाश कर रहे थे कि जो लोग हमें बुला रहे हैं वो वास्तव में क्या हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं या नहीं। मैं समझता हूँ यहाँ आने के बाद उनको ये विश्वास हो गया होगा कि ये जो समाज बैठा है वो पूरी तरह से आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी भावनाओं से कटित है और भविष्य में मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति अब नहीं आएगी कि हम आपको बुलाएंगे और आप नहीं आएंगे। दूसरा चीज जो मैं सुनाना चाहता था वो ये है कि इस दौरे सियासत का इतना ही फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी जलाना है। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात को यही खत्म कर दी। मैं इस मताधिकार और चुनौतियों पर कितना बोलूं क्या बोलूं, सभी लोग बोल चुके हैं बहुत ज्यादा। आप इतना ही जानिए कि जयखान ने मेरी जो अंदर की भावना थी जिसको सोच करके हमारे बीच में, हमारे साथियों के बीच में काफी डिस्कशन हुआ, महीनों लोग काट छाट करते रहे, लेकिन मैंने कहा कि मैं मताधिकार सब चेंज नहीं करूंगा, मैं इसको इलेक्शन नहीं करूंगा। लोगों ने कहा कि थोड़ा सा निष्पक्ष निर्वाचन करिए, मैं कतई नहीं करूंगा। ये मताधिकार शब्द है वो मताधिकार ही रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जैसा संजीव कुमार जी ने और चाचा साहब दोनों ने इस बात को विंडिकेट कर दिया कि नहीं, मताधिकार शब्द ही यहाँ उपयुक्त था और मताधिकार अगर हमारा छिड़ गया तो निश्चित तौर पर हमारा बचेगा नहीं, हमारा सब कुछ जाएगा। हमें उसको बचाना है और किसी भी कीमत पर बचाना है। बहुत कुछ बोला जा चुका है, उसके सामने बोला जो सामने भी बाकी सारी बातें कही। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मैंने निमंत्रण पत्र भेजा था चाचा साहब को और हमारे साथियों को, तो उसमें मैंने लिखा था कि ये जो अधिकार हमें मिला है ये बाबा साहब के लंबे संघर्षों का और काफी लंबी लड़ाई का परिणाम रहा है। और वो लड़ाई उन्होंने साउथ ब्रो कमेटी के समक्ष और इसके अलावा साइमन कमीशन के समक्ष और तीनों कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में लड़ी थी। और मुझे मालूम है कि आपकी सोच ये विषयगत है और आप जरूर आएंगे। ये हमने इस बात को जानबूझ करके लिखा था कि ऐसा है। सबसे मैं आपको बता दूं, पटेल साहब ने तो काफी विस्तार से इस बात पर चर्चा की थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि साउथ ब्रो कमेटी के पहले जब जेम्स एडविन चेम्स फोर्ड और एडविन ने एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी मात्र इस बात के लिए बनी थी कि अछूतों को किस प्रकार से मताधिकार दिया जाए या किस प्रकार से उसका राइट दिया जाए। तो उस कमेटी ने सिद्धांतता यह स्वीकार किया था कि नहीं, इनको ये अधिकार मिलना चाहिए। और ये बात तब उठी थी जब बाबा साहब 1916 में ऐसे शिक्षा पूरी करके आए और उन्होंने इस बात को उठाना शुरू किया कि अस्पृश्यों को उनकी व्यवस्था है उससे उनको राइट मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए।
तो ये कमेटी ने डिसाइड किया और सिद्धांत का माना। इसके बाद साउथ बोरो कमेटी बनाई गई थी और तब साउथ बोरो कमेटी ने, जब तक की साउथ बोरो कमेटी के समक्ष बात आई थी तब भी उन्होंने उपेक्षा की। उन्होंने मताधिकार पर चर्चा नहीं किया, स्त्रीत्व को राइट नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब ने संघर्ष किया और ज्ञापन दिया बाकायदा कि नहीं, हमें अधिकार मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए। और जब साउथ बोरो कमेटी ने इस बात को सोचा समझा, तब सिद्धांत का उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इन्हें मताधिकार मिलना चाहिए। और आपको ताज्जुब होगा यह जान करके कि जिस समय बाबा साहब ने ये ज्ञापन किया था साउथ बोरो कमेटी के समक्ष, उसी समय भास्कर राव ने, जो पिछड़ी जात के थे, भास्कर राव जाधव, हाँ बिल्कुल, जो पिछड़ी जात के थे, उन्होंने पिछड़ों के लिए भी मताधिकार के प्रयोग के लिए ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक उस समय जिंदा थे और उन्होंने, मुझे अच्छी तरह से याद है, अथनी गांव है जो बेलगांव और कोल्हापुर के बीच में, तो गांव में उन्होंने कहा था कि क्या तेली, तमोली और पुरबट्टे यानी कुर्मी जा करके संसद में हल चलाएंगे। ये उनके शब्द थे बाल गंगाधर तिलक के कि इनको अधिकार क्यों दिया जाए। सोचिए, जब पिछड़ों के लिए उनके शब्द थे तो दलितों के बारे में उनकी क्या भावना रही होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये आगे बात बढ़ी और बढ़ने के बाद फिर साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन ने फिर आगे, जैसा कि टिप्पू साहब ने बताया था कि साइमन कमीशन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उनको अधिकार देने की बात की 10-15 मिनट और फिर आगे हमें उस सदस्यों के पास गांधी जी ने विरोध किया। पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस पे, दूसरी गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में वो इसलिए गए कि अगर हम नहीं जाएंगे तो इनको अधिकार मिल जाएगा, तो हम करेंगे क्या जा करके। तो एक मजबूरी में उनको जाना पड़ा और वो इसलिए गए थे कि हम जाकर के वहां विरोध करेंगे, इसलिए नहीं गए थे कि हम जाकर के वहां पर अम्बेडकर का समर्थन करेंगे। तब जाकर के ये हमें अधिकार मिला और पूरे अधिकारों में हमें सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन की बात मानी गई थी और वोटिंग की बात मानी गई थी। डुअल वोटिंग का मतलब कि हम अपने प्रतिनिधि को, हमारे प्रतिनिधि को वोट करें। और अन्य जो समितियां थी, प्रांतीय समितियां थी, प्रांतीय विधानसभाएं थी, विधानमंडलों में उन्हें राइट देने की बात कही गई थी। इसके बाद कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, तब इसके बाद फिर बवाल मचे और जब बवाल मचा तो इसके बाद लोगों ने फिर चल करके हंगामा किया। और आप सबको याद होगा कि साइमन कमीशन का इतना विरोध हुआ, इतना विरोध किया गया कि बाल गंगाधर ये लाला लाजपत राय की हत्या हो गई, उसकी मौत हो गई, इतना लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा। तो ये विरोध किया गया था उस समय साइमन कमीशन का, ताकि दलितों को, अछूतों को, संतों को, पिछड़ों को उसका राइट दे सके। तो मैं उसको ध्यान कर नहीं जाता था, उस ट्रिब्यूनल में निबंध एक बार आया था कि मैं देखो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मताधिकार के पृष्ठभूमि, लेकिन मैंने उसको काट करके विरोध किया, समाधान था कि ताकि इसी पर सारी बातें हो जाए। और चुनौतियों के बारे में हमारे लोगों ने काफी चर्चा की, FIR के बारे में चर्चा हो ही रही है। अभी अच्छा था, बताए ही चुके हैं कि यहाँ पर अभी एक जजमेंट आया, बड़ा बवाल मचा हुआ 2-4 दिन थे कि चीफ जस्टिस और अन्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य कमिश्नर्स को, चाहे वो कितनी भी गलती कर जाए, उनको आजीवन कभी उनके खिलाफ न FIR दर्ज हो सकती है, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो जब इस तरह का कानून बना दिया जाए तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि वो फिर निर्भीक होकर के कोई भी गलत काम करने में क्यों नहीं आगे आएंगे। और वो वही कर रहे हैं जैसा कि साहब ने कहा था कि जो चीफ जस्टिस महोदय हमारे हैं, उन्होंने जाकर के जो भाषण दिया है या बाकी लोगों ने भाषण दिया है, तो ये सब मनवादी विचारधारा की परिणति है। और ये सारा का सारा जो खेल हो रहा है, FIR को ले लीजिए, चाहे बाकी चीजें ले लीजिए, सारी की सारी बातें उन चीजों का एक मूल तत्व है जो सामने आ रहा है। अब मैं 3 शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा, जो जानता हूँ कि 3 शब्द प्रयोग कैसे कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि 3 शब्द ही प्रयोग होते हैं। एक तो काल होता है, एक देश होता है, एक काल होता है और एक बात।
देखिए, अगर आप जाने कि जो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 26 से लेकर 329 आर्टिकल्स हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि संविधान में ये इलेक्शन कमीशन के क्या क्या राइट्स है, डिफाइंड है। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण है, उसका निर्माण है, डिलिमिटेशन है। तो अब आप सोच लीजिए डिलिमिटेशन क्या होता है। डिलिमिटेशन जो है वो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो जो वोट चोरी की बात जज साहब कह रहे थे, मैं वोट चोरी की इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि डिलिमिटेशन में जब वो देखते हैं कि अच्छा ये तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो उसको काट करके ऐसे क्षेत्र में लगा देंगे जहां की मुस्लिम माइनॉरिटी में आ जाए और हिंदू जो है बाकी मेजॉरिटी में आ जाए तो वहां भी आ जाए, या दलित जो है जहां मेजॉरिटी में है उस सीटों को काट करके उसी जगह पर लगा देंगे ताकि दलित जो है माइनॉरिटी में आ जाए, मेजॉरिटी में आ जाए। तो डिलिमिटेशन जो है वो क्षेत्रों की कटौती करके जो वर्गीकरण किया जाता है वो भी वोट चोरी का एक सबसे बड़ा साधन है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं उस समय करीब ये मेरा ख्याल है कि 1995-96 की बात है, उस समय डिलिमिटेशन किया गया था। डिलिमिटेशन में जो क्षेत्र कंपेक्ट एरिया में हुआ करते थे उनको भाग के लंबे लंबे एरिया में कर दिया गया कि एक सांसद के लिए, एक कैंडिडेट के लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि वो जाकर के पूरे क्षेत्र को कवर कर सके। और यही नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बजाय दो जिलों की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है शामिल होगी, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 2 जिलों में पड़ती है और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 3 जिलों में पड़ती है। तो यहाँ तक की हालत होगी। तो ये जो डिलिमिटेशन है ये चोरी का बहुत बड़ा साधन है जो किया जा सकता है। एफआईआर के बारे में आपको पता ही है। यूपी का उदाहरण खाली मैं देना चाहता हूँ। यूपी में 2 इलेक्शन हो गए हैं, आपको बता दूं, एक लोकल बॉडीज का, पंचायतों का, और दूसरा इलेक्शन हो रहा है 2027 में अन्य लोगों का। तो यूपी में जो है जो मतदाता सूची बन रही है लोकल बॉडीज के लिए और अन्य चीजों के लिए, 2 मिनट में खाई दूंगा, आप सुन लीजिए मेरी बात को। यूपी में जो मतदाता सूची बन रही है उसमें जो वोट बन करके आए हैं, बट लिस्ट में वोटर आए हैं वो 17.5 करोड़ आए हैं। और जो मतदाता सूची बनाई है भारत सरकार ने एफआईआर में वो 12.5 करोड़, यानी 4.5 करोड़ वोट बढ़ गए, कम हो गए इनके। उसको लेकर के पूरा का पूरा जो भाजपा में शंका बचा हुआ है, अभी इनके जो अध्यक्ष है वो और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सब लोग परेशान हैं। और मुख्यमंत्री जी ने तो एक ताज्जुब भरा बयान दे डाला है। उन्होंने ये कहा है कि 1,77,000 पोलिंग बूथ हैं, हम सब पर अगर 200 वोट बढ़ा देंगे तो 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ का होगा। तो ये हालात है। हम कैसे कर सकते हैं कि ये मताधिकार हो सकता है या हम जीत सकते हैं? तो उसका एक मात्र रास्ता हमारे आदरणीय गौरव जी ने बताया कि इन सब चीजों का एक मात्र समाधान यही है कि हम गेम को खत्म तो करें ही करें, लेकिन ये जो चीजें अंतर्निहित है इन चीजों को भी हम दूर करें। पर्ची हमारे जाल सेक्रेटरी ने दे दिया है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और अंत में बस एक शेर और कह करके मैं जो राजाराम ने कहा है उन्हीं के शब्दों को मैं अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम।